हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, बार बार देखना। निदा फजली साहब का यह शेर आज बहुत मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत की, नरेंद्र मोदी की या डबल इंजन की सरकार हमारे द्वारा चुने गए सांसद या विधायक नहीं चला रहे, हमारे प्रतिनिधि नहीं चला रहे, लोकतंत्र नहीं चला रहा है, बल्कि एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए आरएसएस के लोग चला रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये कैसे कह रहा हूं? इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप किसी भी मंत्री के यहां चले जाइएगा, उस मंत्री के यहां तमाम डिसीजन लेने वाले, काम करने वाले जो लोग मिलेंगे वो आपको आरएसएस के मिलेंगे। किसी भी मंत्री के पास 2 से लेके 10 तक तमाम सारे यह लोग होंगे जो उनको असिस्ट कर रहे होंगे देखने में, लेकिन वास्तव में उन्हीं के फैसले चल रहे होते हैं और वो होते हैं आरएसएस के, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसने 52 सालों तक अपनी इमारत पे, मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहरने दिया था, तिरंगे को जलाया था। ये वो लोग हैं, तिरंगे से नफरत करने वाले लोग हैं, आज तिरंगा यात्रा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके कि आपकी भावनाएं तिरंगे से जुड़ी। यहां तक कि वो लोग गांधी के नाम से भी इतना चिढ़ते हैं कि उनकी फोटो में, उनकी तस्वीरों तक पे गोली मारते हैं, क्योंकि वो गोडसे को प्यार करते हैं, वो सावरकर को प्यार करते हैं और उनके अनुयायी। इसलिए उनकी अपनी पूरी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को कैसे सरकार में प्रवेश कराया जाए, इस पर काम करते हैं। एक कुलपतियों का, देश भर के वाइस चांसलर्स का एक समूह बनाया गया है जो भारत के तमाम पाठ्यक्रमों को जो आप पढ़ते हैं उसे कैसे बदला जाए और उसमें कैसे आरएसएस और सबको फिट किया जाए कि उसे एक महान संगठन बताया जाए। इसके लिए पूरा काम होता है। इसके लिए काम होता है कि कैसे हर विभाग में अपने लोगों को तय करना है, कैसे कैसे भर्तियों में तय करना है। इसलिए तमाम संस्थाओं में उन्हें बैठाया जाता है। आप लोक सेवा आयोग की बात कर लें, आप राज्य के लोक सेवा आयोगों की बात कर लें, या आप तमाम भर्ती बोर्डों की बात कर लें, वहां विशेषज्ञ कह के भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आरएसएस के लोग बैठाए जाते हैं। वह लोग, उसके जुड़े हुए प्रोफेसर, उससे जुड़े हुए पत्रकार, उससे जुड़े हुए और बहुत सारे। इसी तरीके से केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, उसमें भी इसी तरह आरएसएस के लोग फिट किए जाते हैं। इसी तरीके से अब जुडिशियरी में भी फिट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। तमाम जजेज आपको मिलेंगे, उनका बैकग्राउंड आप देखिएगा तो पता चलेगा वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह खेल आज से नहीं चला और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और ये लंबे समय से जो खेल हो रहा है उस खेल का नतीजा है। और बीते 9.5 साल में तो ये बिल्कुल चरम पर है और तमाम दलों में जो आरएसएस के प्रति सिंपैथी रखते थे वो लोग आज भाजपा की सरकार में हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ और, या जो नफरत की प्रयोगशाला चलाते हैं वो लोग हैं। तो इस तरह की स्थिति, और इन सब का आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, वो अवेलेबल है। आप वेबसाइट्स पे जाइएगा हर मंत्रालय की, तो कौन कौन किसके साथ काम कर रहा है, पर्सनल स्टाफ क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। यही नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें पता चल। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे मलिक साहब, जो बाद में मणिपुर के भी राज्यपाल रहे। उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके से आरएसएस के राम माधव आकर के उनसे कई 100 करोड़ रुपए का कुछ काम कराना चाहते थे किसी पूंजीपति के लिए, और उन्हें भी रिश्वत की पेशकश की थी। मैं आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी के साथ आज बैठा था, तमाम चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में
जो बात सामने आई उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनका संगठन पूंजीपतियों को बढ़ाता है, उनका संगठन आम लोगों के लिए काम नहीं करता। उनकी सोच है पूंजी बढ़ेगी तो समृद्धि आएगी, और समृद्धि आएगी तो हमें फायदा होगा। यदि गरीबों में, लोअर मिडिल क्लास में और इन सब में बांटेंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए पूंजी को साधो, और इसीलिए हम पूंजीपतियों को साधते हैं, और उन पूंजीपतियों को साधते हैं जो बड़े पूंजीपति होते हैं, क्योंकि उनके नाम पर हम अपनी भी ब्रांडिंग करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी। यही वजह है आरएसएस से ही जुड़े हुए विवेक देबराय जो हैं उनको किस तरीके से बनाया गया प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार, और वो आर्थिक सलाहकार मंडल के चेयरमैन, और वो कहते हैं कि संविधान खत्म कर देना चाहिए, नया संविधान बनाना चाहिए। संविधान की उम्र 13 साल होती है औसतन, और ये 73 साल का हो चुका है। और यह कह के जब वो लेख लिखते हैं तो उनके लेख से एक बात स्पष्ट होती है कि किस तरीके से आरएसएस को इस संविधान से नफरत है। और यही नहीं है, उनके अपने एजेंडे बहुत तरीके से चलते हैं, वो सेट करते हैं। आप किसी विभाग में हैं, कहीं हैं, किसी जगह हैं, आरएसएस के हैं, तो आपको लाके डेपुटेशन पर उन सारी की पोस्टों पे लगाया जाता है जहां से आप काम करें। और इसका नतीजा हमने देखा, ईडी के डायरेक्टर, उनको लगातार रिटायर होने के बाद में एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जैसे 140 करोड़ के देश में कोई और बचा ही ना हो काबिल। इसी तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको भी लगातार इस तरीके से दिया जा रहा है। होम सेक्रेटरी देश के, उनको भी लगातार दिया जा रहा है एक्सटेंशन। तो सबको एक्सटेंशन, रिटायरी लोगों को दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नया कहीं अपने एजेंडे जैसा ना हो, वो एजेंडा ना सेट कर सके। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूं, तमाम आयोगों और दूसरे तमाम संस्थाओं में इसी तरीके से लोगों को भरा जाता है। और पत्रकारिता के जो सबसे बड़े संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी भरा जाता है, जिससे वो पहुंच करके वो नफरती पत्रकार तैयार करें जो तमाम जगह जाकर के भाजपा का एजेंडा चलाएं, आरएसएस का एजेंडा चलाएं। और इस एजेंडे में नफरत की प्रयोगशाला भी शामिल है। वो नफरत की प्रयोगशाला का प्रयोग आपने मणिपुर में देखा, वो नफरत की प्रयोगशाला का प्रयोग आपने नूह में देखा, और वही प्रयोग आपने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह देख रहे हैं। जब कहीं कोई घटना होती है तो ये नफरती पत्रकार उसी तरीके से दिखाते हैं। तो ये प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला का खुलासा लगातार कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करते रहे, और उन्होंने लगातार किया। अभी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने माना कि अब कश्मीर में मिलिटेंट से ज्यादा बड़ी समस्या वहां नशा हो गया है, और वो भी उड़ता पंजाब बन रहा है। जिस तरीके से पंजाब में नशे का कारोबार चरम पर है, उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर प्रभावित हो रहा है, और उसके कारण युवाओं की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। तो आखिर ये क्या वजह है कि जहां पर भी थोड़ा सा मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस की सरकार, या जिसकी भी कहिए, क्योंकि चलाते आरएसएस के ही लोग, वहां पर इस तरह से स्थितियां बड़ी बिगड़ती हैं। और आपने देखा गुजरात में जैसे खेप पकड़ी जाती है, जैसे मणिपुर में खेल होता है, जैसे और जगह, सब जगह नशा इन्वॉल्व है। और यह नशा नूह में भी इन्वॉल्व था। मोनू मानेसर को गिरफ्तार न करना पड़े, इसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसको बचाने की इन्वेस्टिगेशन हो रही, ना कि दोषी को पकड़ने। तो ये सारे जब आप जोड़ेंगे कड़ी से कड़ी, तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग किस तरीके से नफरत की प्रयोगशाला चलाते हैं, उसके से तमाम सारे लोगों को मारते हैं या मरवाते हैं या कुछ करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि लोग बर्बादी में चले जाते हैं, वो नफरत में फंसे रहते हैं, और फिर वो सवाल नहीं करते कि उनके ऊपर इतनी पीड़ा है, उनको ये कष्ट है, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रेप हो रहे हैं और बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। और जहां सेट करना होता है वहां उनके लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं होता। मध्य प्रदेश में आप देखिए 39 सीटें घोषित की गई,
और उन 39 सीटों में तमाम वो अफसर लाए गए जो आरएसएस का एजेंडा तमाम जगह बैठ के चलाते थे, और बड़े नए बच्चे, 32 साल की लड़की है, वो राजनेता और वो भी परिवारवाद भी है, तो उसे लाया जाता है, उसको नौकरी छुड़वाई जाती है और चुनाव लड़ाया जाता है। इसी तरीके से कोई मजिस्ट्रेट है, जज था, जज के बाद में उससे छुड़वा दिया जाता है, कोई और है, इसी तरीके से चलता है। और तमाम ये सारे लोग परिवारों से जुड़े, किसी न किसी आरएसएस के परिवार से जुड़े। तो इससे यह बिल्कुल क्लियर है कि आरएसएस क्या करती है। आपको याद होगा पी चिदम्बरम को जिसने गिरफ्तार किया था, उसको, राजेश्वर सिंह को ले जाकर के सरोजनी नगर से चुनाव लड़ा दिया गया और एकोमोडेट कर दिया गया। उनकी बीवी वहीं की आईजी थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया कि यह उल्लंघन है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसी तरीके से असीम अरुण को देखिए, असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और वर्दी में वो भाजपा का प्रचार करते थे, उसका एजेंडा आरएसएस का चलाते थे, और फिर उन्हें टिकट दिया गया। तो इस तरह के जो ये खेल हैं, ये खेल वास्तव में इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग उस एजेंडे को सेट करते हैं। इसलिए आप समझिए कि आरएसएस वास्तव में कैसे नफरती इस प्रयोगशाला को चलाती है, सरकार चलाती है, सरकार के फैसले लेती है। यही वजह है उसको आम जन की फिक्र नहीं है, बल्कि अपनी उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ज्ञान की जरूरत है, और उस ज्ञान के ही बूते सरकार चलाती है, जिसके कारण हमारी आपकी दुर्दशा है और रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरता जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है? उन लोगों के हाथ में जो आरएसएस से आते हैं। तो बर्बादी करने का, नौकरी की भर्तियों में इसी तरह के लोगों को लाया गया। स्थिति यह है कि आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या की दरें लगातार बढ़ रही। यही कारण है राहुल गांधी बार बार इन पर हमला करते हैं। वो आजकल लद्दाख में, और लद्दाख में आज वो मोटरसाइकिल से पेंगोंग झील तक गए और वहां जाकर के उन्होंने वहां की समस्याओं को समझा, वहां के लोगों से मिले, युवाओं से मिले और तमाम सारे लोगों से, और समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो इस तरह की सोच के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से एक समाधान देता है, लेकिन वो समाधान न मिले जनता को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है आरएसएस, वो काम करती है। वो नफरत के बूते हासिल करना चाहती है वोट, ना कि आपको कुछ देकर बनाकर। वो चाहती है आप बेरोजगार बनिए, नफरती बनिए, लड़िए और उसके वोट बैंक तैयार कराइए, ना कि आप योग्य बनिए और उससे सवाल कीजिए। तो यह एक सबसे बड़ा सत्य है। जय हिंद।